आज दुनिया में 270 से ज्यादा नदियां ऐसी हैं जो 2 या 2 से अधिक कंट्री से होकर बहती है और आने वाले युद्ध का कारण ये नदियां ही होने वाली है और इन नदियों के कारण ही तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। चलिए बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी हमेशा डिस्प्यूट का रीजन बना है। 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, पर जैसे ही पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया, भारत ने पानी रोकना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे काम करने में भारत अकेला नहीं है। चीन ने भी पिछले कुछ दशकों में नदियों पर डैम बनाने की दौड़ शुरू कर दी है, खासकर ब्रह्मपुत्र और मेकोंग नदी पर। ये नदियां भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक जाती है। इसी तरह तुर्की ने भी पानी को हथियार बनाया है। उसने टाइग्रिस यूफ्रेटिस नदी के ऊपर कई बड़े बांध बना दिए हैं, जिससे सीरिया और इराक के इलाके में जाने वाला पानी घट गया है। परिणाम क्या निकला? फसलें सूख गई, बिजली घर ठप हो गए और प्यास बढ़ गई। तुर्की कह रहा है ये हमारा विकास है, लेकिन पड़ोसी देश इसे जल युद्ध मानते हैं। अफ्रीका में भी ना कुछ यही कहानी देखने को मिलती है। मिस्र और इथोपिया के बीच नील नदी पर बने ग्रैंड इथोपियन रेनेसॉ डैम को लेकर टकराव गहराता जा रहा है। मिस्र का कहना है यदि इथोपिया पानी रोक लेता है तो उसकी आबादी को पीने तक का पानी भी नहीं मिलेगा। वहीं इथोपिया का दावा है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए डैम बना रहा है, यानी कि एक ही नदी पर 2 देशों की किस्मत जुड़ी हुई है और यही नदी एक ऐसी चिंगारी को भड़का सकती है जिसकी चपेट में सारी दुनिया ही आ जाएगी, जिससे शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। क्योंकि भारत पाकिस्तान से लेकर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक, तुर्की से लेकर अफ्रीका तक हर जगह पानी दबाव बनाने का और ब्लैकमेल करने का साधन बन गया है। 21वीं सदी में तेल से भी महंगी कुछ चीजें हैं तो वो है पानी। पर ये पानी पूरे विश्व में आग कैसे लगाएगा? इसे समझने के लिए ना आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा विदाउट स्किप किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती है, कई बार रिसोर्सेज ही ना हथियार बन जाते हैं और 21वीं सदी का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है पानी। जिस संसाधन पर इंसान की जिंदगी टिकी हुई है वही अब पॉलिटिकल बार्गेनिंग और प्रेशर का जरिया बन रहा है। सोचिए, जब कोई देश अपने पड़ोसी के नदियों पर बांध बनाकर पानी रोक देता है तो उसके खेत बंजर हो जाते हैं, बिजली के कारखाने वो भी बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों को पीने तक का पानी भी नहीं मिल पाता है। यह किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बम और बंदूकें नहीं, नदियां की धाराएं हथियार बन जाती है। भारत और पाकिस्तान इसका सटीक उदाहरण है। 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, लेकिन जब जब सीमा पर आतंकवाद बढ़ा भारत ने हर बार चेतावनी दी। बट जब पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक किया, भारत ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और सिंधु जल संधि को खत्म कर दिया। यह साफ संदेश है कि पानी अब कूटनीति का साधन ही नहीं बल्कि दबाव की रणनीति भी है। चीन ने ना इसे और आगे बढ़ाया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर लगातार डैम बनाकर भारत और बांग्लादेश का पानी रोकने की कोशिश करता है। इवन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी मानते हैं कि चाइना चाहे तो पानी रोककर सूखा भी ला सकता है, पानी छोड़कर बाढ़ भी। मेकोंग नदी पर बने चीनी डैम्स का असर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में दिख रहा है। कहीं अकाल तो कहीं बाढ़, यानी पूरा दक्षिण पूर्व एशिया चीन के जल नियंत्रण से प्रभावित है। मध्य पूर्व में तुर्की ने टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों पर डैम्स बनाए। इससे सीरिया और इराक, जो पूरी तरह इन नदियों पर निर्भर थे, अब पानी की काफी बड़ी कमी झेल रहे हैं। अफ्रीका में नील नदी विवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। इथोपिया के ग्रैंड इथोपियन डैम ने मिस्र की नींद उड़ा दी है। मिस्र की 90% से ज्यादा आबादी नील नदी पर निर्भर है। कई बार तो मिस्र ने संकेत दिया है अगर पानी की कमी बढ़ी तो सैन्य कदम भी उठाए जा सकते हैं। ये सारे उदाहरण हमें बताते हैं कि पानी अब सिर्फ जीवन नहीं बल्कि राजनीति और युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। आने वाले समय में वाटर ब्लैकमेल एक नॉर्मल वर्ड बन सकता है और अगर इंसानियत ने पानी को हथियार बनाना बंद नहीं किया तो इसका असर सिर्फ सीमाओं तक नहीं रहेगा बल्कि पूरी सभ्यता को हिलाकर रख देगा। और ये लड़ाई है ना कोई नई बात नहीं है। इंसान ने जैसे ही नदियों और झीलों पर कब्जा करने की कोशिश शुरू की, वैसे ही
संघर्ष भी शुरू हो गए। लगभग 4500 साल पहले मेसोपोटामिया की सभ्यताएं सुमेर और अक्काद पानी को लेकर भिड़ी थी। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों पर सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई। जब एक राज्य पानी रोकता तो दूसरे की खेती बर्बाद हो जाती। यह दुनिया के शुरुआती जल युद्धों में गिना जाता है। 19वीं सदी में स्पेन और पुर्तगाल के बीच ड्यूरो नदी पर विवाद खड़ा हुआ। ये नदी दोनों देशों से होकर गुजरती है। पानी के बंटवारे और सिंचाई के अधिकारों को लेकर तनाव इतना बढ़ा कि 1864 में दोनों देशों ने ड्यूरो रिवर ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने पड़े। 20वीं सदी में अमेरिका और मैक्सिको के बीच कोलोराडो नदी सबसे बड़ा विवाद बनी। अमेरिका सूख गई। 1944 में दोनों देश ने पानी के बंटवारे को लेकर एक संधि हस्ताक्षर करी, लेकिन आज भी कई बार यह समझौता विवादों में घिर जाता है। 1970 के दशक में भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बैराज विवाद गहराया। गंगा के पानी को लेकर बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि भात के बांध से उसकी कृषि और मत्स्य पालन पर बुरा असर पड़ा है। कई सालों की बातचीत के बाद 1996 में दोनों देशों के बीच गंगा जल को लेकर समझौता हस्ताक्षर हुआ। आज के दौर में पानी को लेकर झगड़े सिर्फ किताबों का इतिहास नहीं है, ये हमारे सामने घट रहे हैं। दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पानी को लेकर तनाव इतना बढ़ चुका है कि किसी भी समय गंभीर टकराव हो सकता है। भारत में पानी सिर्फ जीवन का सवाल नहीं है, बल्कि राजनीति, विकास और अस्तित्व का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये संघर्ष सिर्फ गाँव का नहीं, जिलों का नहीं, बल्कि पूरे राज्य और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है। और भारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कावेरी नदी विवाद। यह नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु जाती है। कर्नाटक का कहना है पानी यहीं से निकलता है तो हमें ज्यादा हिस्सा चाहिए। वहीं तमिलनाडु कहता है हमारी खेती कावेरी नदी पर ही निर्भर करती है। विवाद यहाँ तक इतना बढ़ गया था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी और कर्नाटक को 284.75 टीएमसी मिलेगा। लेकिन हर साल जब पानी कम होती है तो ये विवाद फिर से सड़कों पर और कोर्ट में दिखने लगता है। भारत का दूसरा बड़ा संकट है ग्राउंड वाटर की गिरावट। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में भूमिगत पानी खतरनाक स्तर तक नीचे जा चुका है। केंद्रीय जल आयोग की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और हरियाणा का 70% भूजल ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुका है। पंजाब में हर साल औसतन 33 सेंटीमीटर पानी का स्तर नीचे गिर रहा है। दिल्ली के कई इलाके में पानी 40 मीटर से नीचे चला गया है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में ग्राउंड वाटर का जो स्तर है ना 0.5 से लेकर 1 मीटर तक नीचे गिरता जा रहा है। केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार हरियाणा के लगभग 60% और पंजाब के 75% ब्लॉकों में ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेशन की स्थिति में है। दिल्ली में 2000 से लेकर अब तक 10 से 20 मीटर पानी नीचे चला गया है। पंजाब में धान की फसल के कारण 80% सिंचाई ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। अगर यही रफ्तार रही तो 2030 तक जो वाटर को लेकर क्राइसिस है ना और ज्यादा भयावह हो सकती है। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में ना सिर्फ पीने का पानी बल्कि खेती और उद्योग भी खतरे में पड़ सकते हैं। इसी कारण आज के समय में तेल की तरह अब पानी भी व्यापार और राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुका है। जिस संसाधन को हम मुफ्त समझते थे वही पानी आज अरबों खरबों का बाजार बन गया है। जी हाँ, भारत में 2014 में नेस्ले के खिलाफ बड़ी मुहिम चली थी क्योंकि उस पर भूजल का अंधाधुंध दोहन करने का और स्थानीय समुदायों को प्यासा छोड़ने की आरोप लगी थी। इसी तरह कोका कोला की प्लांट्स के खिलाफ केरल और उत्तर प्रदेश में विरोध हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना था फैक्ट्री हजारों लीटर पानी निकाल लेती है, लेकिन गांव वालों को पीने तक का पानी नहीं बचता है। सिर्फ बोतल बंद पानी ही नहीं, अब पानी बिना शेयर बाजार का हिस्सा बन चुका है। 2020 में अमेरिका के नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज ने वाटर फ्यूचर्स की ट्रेड शुरू की, यानी अब इन्वेस्टर्स पानी के भविष्य के दावों पर सौदे कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोने और तेल पर होता है। इसका मतलब है यदि आने वाले समय पर पानी की कमी होगी तो
कंपनियां पहले से ही अरबों का प्रॉफिट बना चुकी होगी। तेल के लिए ओपीईसी बना था, जहां कुछ देशों ने मिलकर तेल के कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या पानी पर भी सेम कंट्रोल होगा? आज दुनिया का 20% ताजा पानी सिर्फ 3 देशों कनाडा, ब्राजील और रसिया के पास है। अगर ये देश चाहे तो फ्यूचर में पानी की कीमतें तय कर सकते हैं, यानी पानी भी वही रास्ता अपना सकता है जो तेल ने अपनाया था। कुछ देशों और कंपनियों के हाथ में पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल आ जाएगा। आज हम बोतल बंद पानी खरीद रहे हैं, कल हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में पानी की कीमतों को देखकर अपनी जिंदगी तय करें। पानी का निजीकरण, पानी का व्यापार और भविष्य का कंट्रोल, ये सब मिलकर पूरी दुनिया को उस ओर ले जा रहे हैं जहां पानी अब जीवन का अधिकार नहीं, जहां बल्कि एक महंगा सौदा बन जाएगा। दुनिया में पानी की सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ राजनीति और उद्योग नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है जलवायु परिवर्तन। बदलते मौसम ने नदियों की धाराएं बदल दी है और भविष्य का पानी हमारी हाथों से फिसलता जा रहा है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां ग्लेशियर से जन्म लेती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने इन ग्लेशियर्स को सिकोड़ना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार हिमालयी ग्लेशियर हर साल लगभग 0.5 मीटर बर्फ खो रहे हैं और यही रफ्तार जारी रही तो 2100 तक इसका 80% हिस्सा पिघल सकता है। ग्लेशियर पिघलने के साथ साथ कई इलाकों में लंबे सूखे और मरुस्थलीकरण बढ़ते जा रहे हैं। पानी न होने से खेती बर्बाद होती है और लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि हर साल लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन करते हैं सिर्फ पानी की कमी के कारण। अगर यही हाल रहा तो 2040 तक दुनिया के बड़े बड़े शहरों से पानी खाली हो सकती है और आज के डेट में पानी को लेकर कुछ जगह युद्ध शुरू होना स्टार्ट हो भी सकती है। जैसे मध्य पूर्व में जॉर्डन नदी लंबे समय से विवाद का केंद्र है। इस नदी का पानी इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन तीनों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन इजराइल पर आरोप है कि वो आधा से ज्यादा पानी रोक लेता है, जिससे फिलिस्तीन के खेत सूख जाते हैं। मध्य एशिया का अरल सागर कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन सोवियत दौर में कपास की खेती के लिए इसकी नदियों को मोड़ दिया गया। नतीजा यह हुआ कि आज अरल सागर का 90% हिस्सा सूख चुका है। अब कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच पानी बंटवारे को लेकर तनाव बना रहता है। दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला के बीच ओकाबांगो डेल्टा को लेकर विवाद है। यह इलाका न कि लाखों लोगों की जल जरूरत को पूरा करता है, बल्कि वन्य जीवों का भी घर है। नामीबिया ने यहाँ से जल निकालने की योजना बनाई, जिस पर बोत्सवाना ने विरोध जताया। मामला इतना गंभीर है कि पूरा इकोसिस्टम ही खतरे में पड़ सकता है। सिर्फ एशिया और अफ्रीका ही नहीं, बल्कि अमेरिका के अंदर भी जल युद्ध के हालात हैं। कोलोराडो नदी का पानी 7 राज्यों में बटा है, लेकिन सूखे और आबादी बढ़ने की वजह से अब राज्यों के बीच के झगड़े खुलेआम सामने आने लगे हैं। कैलिफोर्निया, एरिजोना और नेवादा बार बार एक दूसरे पर ज्यादा पानी लेने का आरोप लगाते हैं। पर एक बात ना हमेशा याद रखिए, अतीत और वर्तमान में पानी को लेकर जितने भी संघर्ष हुए हैं वो सिर्फ चेतावनी है। असली खतरा सामने आना बाकी है। आने वाले दशकों में पानी ही वो कारण बन सकता है जिससे पूरी दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बदला जा सकता है। अभी तक पानी को लेकर जितनी संधियां हुई हैं वो अक्सर सीमित दायरे में रही, लेकिन आने वाले टाइम में शायद संयुक्त राष्ट्र को नए वैश्विक स्तर के जल समझौते बनाने पड़ेंगे। 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने एक वार्निंग जारी करी थी कि अगर 2050 तक पानी का प्रबंधन सही नहीं हुआ तो दुनिया की आधी जनसंख्या पानी की किल्लत सहेगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते ही भविष्य के संकट को रोक सकते हैं। कनाडा के पास ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा शुद्ध पानी का भंडार है। ब्राजील के पास अमेजन बेसिन है, जो पूरी धरती का लगभग 15% फ्रेश पानी का स्रोत है। रूस और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी इसी सूची में शामिल हैं। यानी कल वही देश ताकतवर होंगे जिनके पास पानी होगा, ना सिर्फ परमाणु हथियार या तेल। भविष्य की तस्वीर बिल्कुल साफ है। सहयोग हुआ तो पानी इंसानियत को बचाएगा, और संघर्ष बढ़ा तो यही पानी पूरी दुनिया को कई जंगों में ढकेल देगा। सवाल यहाँ पे यही है,
आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या पानी बचेगा या हम सिर्फ उन्हें प्यास देकर जाएंगे? क्योंकि सच्चाई यही है, आने वाले 20 सालों में पानी की मांग 40% बढ़ने वाली है। सवाल यह है कि क्या हम समय रहते सहयोग, तकनीक और बचत को अपनाएंगे या फिर आने वाली जनरेशन के लिए पानी की जगह सिर्फ प्यास छोड़कर जाएंगे। तेल के लिए युद्ध हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन क्या हम पानी के लिए वही गलतियां फिर से दोहराएंगे? अब आगे आप लोग को क्या लगता है, क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर सिर्फ पानी के कारण होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं आपसे चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखना है आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आ जाऊंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।